हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला WNCL का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन और क्वींसलैंड वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है चिसम ओवल कैनबेरा में। WNCL मतलब वुमेन नेशनल क्रिकेट लीग, मतलब ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट वुमेन का। ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कोरोना के चलते काफ़ी सारे शेड्यूल में चेंजेस हुए हैं, इसीलिए 3 बार ये शेड्यूल चेंज हुआ है। ये मैच, ये टूर्नामेंट एक्चुअली में 21 जनवरी से शुरू होने को था। उसके बाद ये पीछे हो गया 25 को, उसके बाद भी एक चेंज हुआ था। अभी जाके हम आज रात से जो है इसका शुरुआत देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले कुछ मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यूज में होंगे। वैसे तो कैनबेरा जनरली ACT वुमेन मतलब ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन का घर होता है, तो हम इनको ACT वुमेन ही कहेंगे पूरी वीडियो में। लेकिन कोरोना के चलते चीज़ें बदली हैं और ये भी इस वेन्यू को एज ए न्यूट्रल वेन्यू ही इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले सीजन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वींसलैंड आपको तीसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वुमेन मतलब ACT आपको 5वें स्थान पर दिखेंगी 7 टीमों की टेबल में। वैसे तो अगर आप ऑन पेपर देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्वींसलैंड की टीम तो लगभग ऑस्ट्रेलिया की टीम ही है, बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है मैच। लेकिन ऐसा नहीं है। ACT का हिस्ट्री रहा है कि भले ही इनके पास बहुत बड़े कोई प्लेयर्स नहीं हो, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कि ACT की टीम में कोई इंटरनेशनल प्लेयर कभी खेली होंगी। लेकिन जो भी है जैसी भी है ना, उनके ऊपर डिपेंड करके ही ACT ने हमेशा ही एबव एक्सपेक्टेशन वाला रिजल्ट तो हासिल करा हुआ है। ठीक है। एबव एक्सपेक्टेशन मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सभी शायद उनको सोचेंगे कि शायद आखिरी पायदान पर रहेंगे, हार्डली 1 या 2 जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देख सकते हैं पिछले सीजन में भी 7 टीमों की टेबल में 5वें स्थान पर थे, और ये आप मान के चलो कि बाकी जो 2 टीम इनसे नीचे रहे थे ना, ये सारे के सारे टीमें इनसे तो बेटर टीम थी ऑन पेपर। और सभी के टीम में एक ना एक या फिर मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स थे जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के होकर या तो खेलती हैं या तो कभी खेल चुकी हैं। ठीक है। टूर्नामेंट के बारे में ज़्यादा मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। जैसा 50 ओवर टूर्नामेंट होता है वहीं पे वही सही यहाँ पर है। लीग स्टेज में मैचेस होंगे होम अवे बेसिस पर। पहले के कुछ मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, लेकिन किसी का होम वेन्यू समझ के आप पकड़ के चल सकते हो। जनरली मुझे लगता है अभी जो मैचेस होंगे, ACT जो भी मैचेस खेलेगी कैनबेरा पे, वो उनका होम ग्राउंड ही पकड़ के मतलब काउंट किया जाएगा। तो होम अवे बेसिस पे मैचेस होंगे। उसके बाद लीग स्टेज में के एंड पे जो भी 2 टीमें टॉप पे रहेंगी उनके बीच में फाइनल होगा। पिछले सीजन की चैंपियन रही थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेन। तो आ जाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा वैसा ही आप देख सकते हैं ACT यहाँ पे 3-2 से पिछड़ रही है। फुल ऑन डोमिनेशन नहीं है क्वींसलैंड वुमेन का। और एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिस्पाइट, याद रखना, क्वींसलैंड वुमेन की टीम जो है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो शायद अगर वो मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात आप छोड़ ही दीजिए, अगर वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में भी खेलते ना, तब भी शायद आप उनको गलती से मिस नहीं कर सकते थे या फिर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस भी बनते। तो ऐसे प्लेयर्स इन टीमों में अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं जब आपको इस फिक्चर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा तो आपको दिखेगा कि उस तरह का रिफ्लेक्शन तो इस टीम में आया नहीं है। ठीक है। तो अब पिछले सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें, क्वींसलैंड फायर के होकर मतलब क्वींसलैंड वुमेन के होकर सिर्फ एक ही नाम है, लॉरा हैरिस, जिन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे। मैंने मिनिमम उन्हीं का ही नाम रखा है जिन्होंने मिनिमम 2 अर्धशतक लगाए होंगे। अच्छा, होम अवे बेसिस पे मैचेस नहीं होते हैं यहाँ पे। 1 राउंड मैच होता है, उसके बाद लीग स्टेज के हिसाब से होता है, तो इसीलिए 7-8 मैचेस ही आपको दिख रहे हैं। यही होगा शायद। अच्छा, जो भी हो, तो लॉरा हैरिस का नाम है जिन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हुए थे। इसके सिवाय भी ग्रेस हैरिस, जेस जोनासन, ऐसे सैमुएल जॉनसन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक एक करके 50 लगाया हुआ था। लेकिन मोर देन एवरेज परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वो लॉरा हैरिस का ही है। ठीक है। तो ये एक परफॉर्मर रही है जिन्होंने पिछले सीजन में अकेले ही कुछ मतलब कुछ हद तक करा था, बहुत खास इनका भी नहीं था। 29 का ही औसत था। अगर हम ACT की तरफ से देखेंगे तो ACT का हिस्ट्री ये रहा है, इनके बैटिंग में वन एंड ओनली परफॉर्मर है KT मैक, जो सीजन बाय सीजन अच्छा करती जाती है। बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हमेशा हर सीजन में ही आपको इनका मोर देन एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। मोर देन एवरेज का मतलब मेरा है 35 के ऊपर औसत इनका रह जाता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं लीडर बोर्ड में भी आप इनको ढूंढ पाएंगे। लेकिन बैटिंग इनके अलावा और किसी का भी उतना अच्छा नहीं होता है। एक आध मैच में कोई एक आध चल सकते हैं, आपको कुछ नाम भी आगे जाके मिल जाएंगे। लेकिन बैटिंग में यही एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लेकिन बॉलिंग जो है काफ़ी अच्छी होती है। कहीं ना कोई बॉलर किसी ना किसी मैच में हमेशा आ जाती हैं जो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर देती हैं, और इसीलिए ACT का परफॉर्मेंस कभी भी बिलो एवरेज नहीं होता है। ठीक है। ये मैं आपको आगे और भी डिटेल में समझाऊंगा जब इस फिक्चर के बारे में बातें करेंगे। इसके सिवाय एरिन केशॉ थी,
जिन्होंने 250 लगाए थे, इनका भी 25 ही है, खास कुछ नहीं। लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं केटी मैक किस लेवल की प्लेयर है, 37 का औसत है इनका। बॉलिंग पे बात करी जाए तो क्विंसलैंड के होकर यहाँ पे नाम थोड़े ज़्यादा हैं। प्रेस्टविच, सैमुअल जॉनसन जो कि अवेलेबल नहीं है कल के मैच के लिए। इसके सिवा जेस जोनासन, ग्रेस हैरिस और होली फर्लिंग ये प्लेयर्स थी जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा करा हुआ था पिछले सीजन में। एसीटी के होकर जैसे मैंने आपको बताया कोई भी कंसिस्टेंटली बॉलिंग पे अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन हर मैच पे ही कोई ना कोई एक बॉलर उभर के आ जाते हैं जो अच्छा कर लेते हैं। जैसे कि येट्स, एक मैच में इन्होंने 6 विकेट निकाला था, उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में 8 विकेट। उसके बाद सारा कोएट, निकोला हैनकॉक, मेटलिन ब्राउन ने पिछले सीजन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई थी, डिस्पाइट उनको विकेट मिले या नहीं मिले। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से बॉलरों के नाम यहाँ पे ज़्यादा हैं। जब हम जाके हेड टू हेड मैचेस की एनालिसिस करेंगे ना, तब भी आपको यही चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या होता है इस फिक्सचर में। क्विंसलैंड डिस्पाइट बीइंग द बेटर साइड ऑन पेपर, कभी भी, मैं कह रहा हूँ कभी भी इनका बैटिंग अच्छा नहीं हुआ है। मैं ये तब भी कह रहा हूँ जब इनके टीम में बेतबुनी खेली है, और जब नहीं खेली है तब तो और भी बुरा है। और जो भी मैचेस एसीटी जीती है अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके जीती है। क्विंसलैंड जहाँ पे जीती भी है ना, वहाँ पे भी उनकी बैटिंग अच्छी नहीं रही है। देखते रहो। देखो, अच्छा हर साल भी एक एक ही मैच होते हैं क्योंकि तो हमें थोड़ा पुराना जाना पड़ता है, लेकिन इस टूर्नामेंट का एक अच्छा चीज़ ये है कि आप कितना भी पुराना मैच क्यों ना देख लें, 2015 2016 के मैचेस भी क्यों ना देख लें, प्लेयर्स लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि हम अगर पुराने मैचेस को देखेंगे तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेंगे, तो वो डर नहीं रखना है। तो देखो 2016 का मैच है, ठीक है। क्विंसलैंड की बैटिंग क्या हुई, 211 9 विकेट के नुकसान पर। बार्सबी बर्केट जो अभी नहीं खेल रही है टीम में, इसके सिवा यहाँ पे येट्स, ब्राउन, इनके विकेट से एसीटी ने चेस कर लिया, बहुत ही आराम से चेस कर लिया। किसने लीड किया, केटी मैक, और बाकी बार्सबी के विकेट भी थे करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। मतलब ये तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो बॉलर में से किसी का भी अभी आप ये नाम नहीं ले सकते। तो जो अवेलेबल हैं उनमें से मैक, बेट्स, माफ करना, येट्स और ब्राउन, ये तीन अभी अवेलेबल हैं। 2017 में क्या हुआ, एसीटी ने बनाया 285, फिर से किसने लीड किया, केटी मैक। बॉलिंग में जोनासन, यहाँ से ओसबॉर्न, और ये कुछ प्लेयर्स से बार्किड और बास भी, लेकिन अभी भी अवेलेबल नहीं है। क्विंसलैंड की बैटिंग फिर से ध्वस्त हो गई। सैमुअल जॉनसन के कुछ रन्स थे, बेट्स के विकेट, और टेलिसा किमिंस जो खेलती थी उनके यहाँ पर कुछ रन्स थे, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। टेलिसा किमिंस ये भी ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम की प्लेयर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोनासन भी खेली थी, जेमा बार्स भी खेली हैं, सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के होकर खेलते हैं या कभी खेली हैं या बीबीएल की स्टार हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। अच्छा, अगला मैच देखो, क्वींसलैंड ने पहले बैटिंग करा, मूनी यहाँ पर खेली भी थी 47, अच्छा स्कोर था, बुरा मैं नहीं कहूँगा। बर्केट और बर्स भी हालांकि यहाँ पर भी परफॉर्मर्स थे, और बेट्स, ओसबॉर्न ने बॉलिंग से लीड किया और 184 पर निपटा दिया क्वींसलैंड को। फिर से चेस कर लिया, फिर से किसने लीड किया, केटी मैक और एंजेला रिक्स। एंजेला रिक्स पिछले सीजन में नहीं खेली थी, किस रीज़न की वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन सेकेंड लास्ट सीजन में स्टैंड आउट परफॉर्मर थी ये इस टीम के होकर, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करती थी ये। पिछले सीजन में नहीं खेल पाई थी, तो इसका कमी तो खल गया था ही टीम को, लेकिन जब जो भी है अभी हैं ये अवेलेबल और कैप्टनसी भी करेंगी टीम की। तो फिर से आप नोटिस कर सकते हैं ये मैच एसडी वोमेन जीत गई थी, और लीड किया फिर से केटी मैक ने। पिछले सीज़न में 2 मैचेस, अच्छा पिछले सीज़न से सेकंड राउंड शायद शुरू हुआ है, तो पिछले सीज़न में 2 मैचेस हुए थे। देखो एसीटी की बैटिंग अच्छी नहीं रही, जैसे ही केटी मैक फेल हो गई, तो केटी मैक के ऊपर कितना कुछ डिपेंड करता है इनकी बैटिंग, आप समझ सकते हैं। पिछले तीनों मैचों में बड़े ही आराम से चेसेस हो रहे थे, रन बन रहे थे, किसने लीड किया था, केटी मैक ने। अभी केटी मैक नहीं है तो नहीं है। बॉलिंग में जॉनसन, हैरिस, ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने 2-2 करके विकेट निकाला था। क्विंसलैंड ने चेस कर लिया, ठीक है, लेकिन 5 विकेट यहाँ पर भी खोने पड़े, और याद रखना यहाँ पर भी बेतमुनी खेली थी, लेकिन इनके रन नहीं थे। जोनासन, जॉनसन ने नीचे से परफॉर्म करा। बॉलिंग में ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला था। और आखिरी मैच फिर से देखिए, क्विंसलैंड की बैटिंग 179, मूनी खेली थी लेकिन क्या किया, 25 रन। नीचे से बार्सबी के फिर से परफॉर्मेंस हैं, डेलिसा किमिंस, लॉरा किमिंस का परफॉर्मेंस रहे थे। बॉलिंग से मेटलियन ब्राउन, हैनकॉक, कुक, इनके बॉलर्स, इन बॉलर्स के विकेट वगैरह थे। एसीटी बैटिंग से नहीं कर पाई पिछले सीजन में दोनों ही मैच में, क्योंकि केटी मैक नहीं चली है, तो दोनों ही मैच में एसीटी का बैटिंग अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बॉलिंग जो है इनका पिंच परफेक्ट चल रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं ये। होली फर्लिंग और बाकी ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाले थे। तो ये है कहानी, ठीक है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं क्वींसलैंड ने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, लेकिन क्या उतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है जितना हम शायद अभी अगर ड्रीम 11 खोलेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्वींसलैंड की बैटिंग यहाँ पे कभी भी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि चलिए आप बेतमुनी को ड्रॉप कर दीजिए। मुझे
मतलब मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप करिए, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि हिस्ट्री क्या कह रहा है। मैं अभी भी कहूँगा कि हो सकता है क्वींसलैंड वुमेन आज के मैच में फेवरेट हो। अम, उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसीटी वुमेन फाइट बैक ज़रूर करेगी, और ये हमेशा ही वो करते हैं, हर फिक्सचर में करते हैं। लेकिन उनके फाइट बैक का मतलब ये है कि बॉलिंग से फाइट बैक, क्योंकि बैटिंग में तो एक ही परफॉर्मर है, और एंजेला डिक्स के आने के बाद उनको भी आप काउंट कर सकते हैं। उनका नाम आपने ज़्यादा नहीं देखा है, पिछले सीजन में नहीं खेली थी, उसके पहले भी वो मतलब उस तरह से अवेलेबल नहीं थी, लेकिन एक आध जो मैच खेली है उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है। और हिस्ट्री में इनका नाम था, पिछले सीजन में नहीं खेली थी तो मैंने हटा दिया था, लेकिन हेड टू हेड में इनके भी अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि ये फिक्सचर बोलरों का फिक्सचर रहा है। क्वींसलैंड की तरफ से तो ज़रूर, इवन एसीटी की तरफ से भी बॉलर ने यहाँ पर डोमिनेट करा हुआ है, किसी न किसी स्ट्राइक बॉलर ने यहाँ पर हमेशा विकेट निकाला हुआ है। ठीक है। 2 विकेट भी अगर हो जाए तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट हो जाता है। और जहाँ पे एसीटी जीती है वहाँ पर बॉलिंग से ही जीती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एकमात्र जो बैट्समैन हमें दिख रही हैं जो कंसिस्टेंटली नहीं मैं कहूँगा पिछले सीजन में नहीं चली हैं, लेकिन मोर देन एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वो है केटी मैक। अभी अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें समराइजेशन पे, तो क्वींसलैंड के होकर बहुत सारे बैट्समैन हैं। जेमा बार्स भी आपने देखा है कितनी बार इनके नाम आए हैं, 156 औसत है। ऑफकोर्स 156 तो रन नहीं बनाए हैं इन्होंने, लेकिन नॉट आउट रही हैं, और हमेशा जब भी इनको मौका मिला है इस फिक्सचर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्कोर इन्होंने ज़रूर करा हुआ है। इसके सिवा डेरिस मीन्स ये दोनों अवेलेबल नहीं है, इनके सिवाय जोनासन अच्छे परफॉर्मेंस इनके भी हैं, हैरिस और रेडमैन, ये तीनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडमैन पिछले सीजन में बहुत ही ज़्यादा खराब फॉर्म पे चल रही थी, मतलब सेकेंड लास्ट सीजन की हाईएस्ट रन स्कोर रही थी, लेकिन पिछले सीजन में उसका कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं आया था। और उसके बाद केटी मैक वन मैन आर्मी की तरह एसीटी की बैटिंग में आपको दिख रही होंगी। बॉलिंग में क्वींसलैंड के होगा ग्रेस हैरिस, और यहाँ पर बेट्स का नाम है। लेकिन एसीटी की टीम जो होती है ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। क्वींसलैंड की टीम जो होती है, आपको पता होगा कि मेंस क्रिकेट में भी क्वींसलैंड का टीम होता है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे टीम्स होते हैं, तास्मानिया, जिनके खुद के टीम्स हैं, वो मेंस में भी खेलते हैं, वोमेंस में भी खेलते हैं। लेकिन एसीटी एक ऐसी टीम है, इनका कोई खुद का टीम नहीं है, और इनका कोई खुद का डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं है। ये जो प्लेयर्स उन टीम्स में जिनको मौका नहीं मिलता है, वहाँ से प्लेयर्स को लेके एक टीम बनाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। तो देयर इज़ ए रीज़न कि इनका टीम इतना वीक होता है ऑन पेपर, लेकिन परफॉर्मेंस में आप कभी भी इनकी मतलब कमी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये है सारी चीज़ें हेड टू हेड के बारे में। ग्राउंड में क्या है कि इस ग्राउंड में कोई मैचेस हुए ही नहीं हैं रिसेंटली, पिछले 2-3 साल में। तो मैं ग्राउंड के बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर कुछ अपडेट वगैरह आए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसके बारे में न्यूज़ वगैरह। मुझे नहीं लगता ग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर होता नहीं है। लेकिन अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि कैनबेरा में कैसा होता है, इस ग्राउंड पे नहीं, कैनबेरा के ओवरऑल जितने भी ग्राउंड्स हैं उन सारे ग्राउंड्स में, तो यहाँ पे भी आपको ओसबॉर्न दिख जाएंगी जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से है, और केटी मैक फिर से, कॉस की तो अवेलेबल नहीं है शायद। तो ये है, बाकी इस ग्राउंड पे कोई मैचेस हुए नहीं है पर्टिकुलरली, तो उस तरह से हम नहीं बता सकते। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे कैनबेरा में, तो ये आपको परफॉर्मेंस दिख जाएंगी। सही है। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका नाम आपने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, बड़े बड़े नाम जो हैं क्वींसलैंड फायर की टीम में, बेथ मुनी, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमैन, जेस जोनासन, होली फर्लिंग, बस ये बड़े बड़े नामों में से आती हैं ये 5 प्लेयर्स। अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए मैच चेंजर हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस रखना, ये वुमेन क्रिकेट है, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स वो कलेक्ट करके देंगी। ठीक है। अगर आप जेनुइन कुछ बैट्समैन को ढूंढ रहे हो या बॉलर्स को ढूंढ रहे हो, तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर्स के साथ ही जाना स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में आप कुछ भी करो। अच्छा, तो ये जो 5 प्लेयर्स हैं ये तो आपके स्मॉल लीग में होंगे ही। आप शायद एक बार के लिए रेडमैन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में बिल्कुल भी फॉर्म पे ये नहीं थी, और क्योंकि ये फिक्सचर थोड़ा सा बॉलर डिपेंडेंट रहा है, तो दोनों कीपर लेके जाना थोड़ा मतलब गड़बड़ भी कर सकता है। लेकिन बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, जॉर्जिया वॉल क्वींसलैंड के डोमेस्टिक सर्किट की सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, और टॉप 5 विकेट टेकर्स में आती हैं। बॉलिंग कितना मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन बैटिंग में बहुत ही अच्छे फॉर्म पे रही हैं। ओपनिंग भी कर सकती हैं या टॉप 3-4 में भी आ सकती हैं, देखना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। लेकिन अगर खेलती हैं, काफ़ी अच्छी क्रेडिट सेवर कम से कम आपके लिए बन सकती हैं स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में इनको ट्राई ज़रूर करना है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के रूप में। उसके बाद होली फर्डिंग, पिछले सीजन की कमाल की परफॉर्मेंस इन्होंने करी हुई थी जितने भी मैच इन्होंने खेले थे। और उसके बाद प्रेस्टविच भी। इसके सिवाय डिक्सन, ये शायद बॉलर सेक्शन में लिस्टेड हैं।
प्रॉपर ऑलराउंडर है ये। ओपनिंग बॉलिंग करती हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती हैं। और अगर हम अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जाएं तो क्वींसलैंड के बैटिंग में यहाँ पर दिक्कतें बनी हैं, तो इनके पास बैटिंग जो है आनी चाहिए, बाकी बॉलिंग तो ये करेंगी ही। चार्ली नॉट, कोर्टनी सिप्पल, ये सारे ही ऑलराउंडर्स हैं, मतलब बॉलिंग ही ज़्यादा करती है लेकिन ऑलराउंडर्स हैं, सारे ही बैटिंग कर सकते हैं। इनमें से चार्ली नॉट थोड़ा बेटर मुझे लगी हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह की तरफ से। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होने वाले हैं, जॉर्जिया वॉल, मेसी डिक्सन या जो भी इनका नाम है, होली फर्लिंग, और शायद उसके बाद इन दोनों में से चार्ली नॉट को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। ठीक है। एसीटी की तरफ से बात करें तो यहाँ पे तो केटी मैक और एंजेला डिक्स और ओसबॉर्न, ये तीन सबके टीम में होंगे। अब मैं आपको मतलब लिख के दे सकता हूँ 99% लोग इनको लेने वाले हैं, और स्मॉल लीग में 101% लोग इनको लेने वाले हैं। इनके बाहर क्या, इनके बाहर जो प्लेयर्स के आप भरोसा कर सकते हैं, कर्शॉ कीपर सेक्शन में है, यही एक दिक्कत हो सकता है, नहीं तो ठीक ठाक रही है। कार्डी लीसन, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करवाने की क्षमता रखती हैं। उसके बाद निकोला हैनकॉक, जो शायद बीबीएल में भी खेली थे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अभी हो चुकी हैं, पिछले सीजन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई हुई है। येट्स, इनको बैटिंग सेक्शन में देके रखा हुआ है लेकिन ये बॉलर है। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करवाती हैं, और पिछले सीजन में एक मैच में 6 विकेट निकाला था, उसके बाद से खास कुछ नहीं। लेकिन याद रखना बैटिंग सेक्शन में है, अगर एक आध विकेट निकाल देती हैं तो वो पॉइंट कलेक्ट करना भी काफ़ी सारे बैट्समैनों के लिए दिक्कत बना सकता है। उसके बाद आती है क्लोड एफर्टी और गैबी सटक्लिफ, शायद इनका नाम है। दोनों प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। गैबी सटक्लिफ रिसेंटली मतलब सीनियर लेवल क्रिकेट में इनका प्रमोशन हुआ है, ये बहुत ही यंग है, दोनों ही काफ़ी यंग है, अंडर 18 अंडर 19 लेवल पे खेलती हैं। दोनों का ही प्रमोशन हुआ है और दोनों ही काफ़ी अच्छा करी हैं। तो ये दोनों एक ट्राई करने वाले प्लेयरों में से आते हैं, जैसा कि आते हैं कुक। तो मेरे लिए जो स्मॉल लीग में शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर होंगे, केटी मैक, ओसबॉर्न और रीक्स तो हैं ही। उसके बाद मैं शायद कुक को आपको प्रायोरिटी दूँ, और इन दोनों में से कोई एक, और उसके बाद निकोला हैनकॉक। ये 6 प्लेयर्स मेरे लिए स्मॉल लीग में होने चाहिए। बाकी बड़ी लीग में आप चाहो तो लीसन को ट्राई करो, येट्स को ट्राई करो। येट्स बैटिंग सेक्शन में होंगी तो मुझे नहीं लगता इनको लेने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं आगे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अब जब आप टीम बनाएंगे तो कहाँ से इनको मैनेज कर पाएंगे। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इफेक्टिव होने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बताने के पहले मैं आपको यहाँ पर पंट न्यूज़ की बता दूँ, ये कुछ प्लेयर्स हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना कि इन्होंने क्या क्या करा हुआ है और क्यों मैं इनको पंट बता रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो बेथ मूनी, जोनासन यूनिवर्सल कैप्टन वाइस कैप्टन होंगी, या फिर कुछ लोग इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो भी बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप हैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाएं अगर आप ट्रेंड के हिसाब से जाना चाहते हैं तो। और ये टूर्नामेंट ठीक ठाक जाता है ट्रेंड के हिसाब से तो। लेकिन क्या है कि बेथ मूनी कौन सी प्लेयर है, क्या एबिलिटी रखती हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि इन्हें कैप्टन मत बनाओ, अगर आप कैप्टन नहीं बनाएंगे और वो बड़ा रन बना देती हैं, जो कि बना सकती हैं, ऑफकोर्स इनके पास एबिलिटी है, तो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे एक काम आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लक का भी, रिस्क का भी, दिमाग का भी। लेकिन इन दोनों के भीतर ही जाना, स्मॉल लीग में ज़्यादा दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जॉर्जिया हैरिस और रेडमैन बीबीएल से खेल रही हैं तो काफ़ी लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन पिछले सीजन से बिल्कुल भी फॉर्म पे नहीं रही है, हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स इनके काफ़ी डिसेंट है। और उसके बाद वॉल, होली फर्लिंग और डिक्सन में से कोई एक, अगर आपको बड़ी लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में आप टीम में रख लो, वही बड़ी बात होगी। एसीटी के होकर केटी मैक एकमात्र परफॉर्मर नजर आई है। उसके बाद ओसबॉर्न, उसके बाद एंजेला डिक्स, जो सबके टीम में होंगे ये तीनों। उसके बाद अगर आपको देखना है तो कर्शॉ, यहाँ से लीसन, रेफर्टी और सटक्लिफ में से कोई है। ये सारे के सारे ऑलराउंडर्स हैं, इसीलिए मैं इनको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। जेनुइन बैटर ये सब बैटर्स या बॉलर्स नहीं है। अभी कौन सी टीम किस प्लेयर को किस तरह से यूज़ करेगी उसके ऊपर है, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इनके पास एबिलिटी तो है एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म करने की। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अभी मेरा बेसिक टीम का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया है वॉल पे। मेरे पास हालांकि 0.5 क्रेडिट अभी भी है, अगर आप चाहें तो वॉल को ड्रॉप कर दो और उसके जगह पर आप रेडमैन को ले सकते हैं सेफ रहने के लिए। लेकिन वॉल को लेने का रीज़न ये है, फॉर्म पे है ये प्लेयर, और ये बॉलिंग कर सकती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। और जैसे कि आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बॉलिंग करवा सकती हैं, ऐसे प्लेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी केटी मैक, एंजेला रिक्स और ओसबॉर्न यहाँ से मस्ट हैव हैं। येट्स मेरे लिए बॉलिंग करवा देंगी, एक आध विकेट निकाल लें वही बड़ी बात है मेरे लिए। और हैनकॉक, बाकी बैट्समैन में जो प्लेयर्स हैं ना, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई ऑप्शन भी होंगे आपके पास। मैडलिन पेना का ऑप्शन है, लेकिन 9.5 क्रेडिट लेने वाली प्लेयर ये नहीं लगती है मुझे, ठीक है। मुझे लगता है बीबीएल की किसी टीम में होंगी शायद, इसीलिए इतना क्रेडिट दे रखा है ट्रिवेलर वालों ने। इन कभी भी 9.5 खरीद, लेकिन मैं इनको नहीं देने वाला। इसके सिवाय हिंकले का ऑप्शन आएगा, ये भी सही फॉर्म पे रही हैं क्वींसलैंड होकर, लेकिन ये सोनली बैटिंग से पॉइंट देंगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सेफ गया हूँ, जो मुझे बॉलिंग भी करवाने की क्षमता रखती हैं।
इस अगर आप हिंगले को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सेफ होंगी ये। बाकी वॉल, नॉट और यहाँ पे जो मैंने रखा है येट्स, ये बॉलिंग करवाएंगी, ठीक है, इसीलिए मैंने इनको रखा है। ऑलराउंडर सेशन में जोनासन मस्ट हैव है, ग्रेस हैरिस, ओसबॉर्न, ये सारे मस्ट हैव है, इनको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके सिवाय भी अगर आप ऑलराउंडर्स में से ऑप्शन देखना चाहते हो तो जोनो जोनो नहीं, जो भी नाम है इनका, कुक और मिल्स, ये दोनों ऑप्शन हैं। ये दोनों प्रॉपरली, मतलब स्पेशली मिल्स के बारे में कहना चाहूँगा, ये प्रॉपर बैटिंग कर सकती हैं, ओपनिंग बॉलिंग पे आती हैं। कुक जनरली बॉलिंग से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है देती हैं। और अगर बाकी अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो लीसन का ऑप्शन आएगा, लेकिन 9 क्रेडिट ले रही हैं, जो मुझे नहीं लगता कि मतलब अच्छा रहेगा इनको 9 क्रेडिट लेके लेने का। होली फील्डिंग इसके बेटर ऑप्शन है, मुझे नजर आती है। इसके सिवाय जॉर्जिया प्रेस्टविच का ऑप्शन है 9 क्रेडिट में, जो पिछले सीजन में कमाल के फॉर्म दिखाकर आई है, लेकिन क्रेडिट नहीं बच रहा मेरे को। तो अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाना है, अगर आपको ऐसे प्लेयर्स लेने हैं जो मतलब कंसिस्टेंटली पॉइंट तो देती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं पे आपको क्रेडिट जो है मैनेज करना पड़ेगा। आप क्रेडिट मैनेज करने के लिए यहाँ पर रेडमैन को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हैंकॉक, इनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। होली फील्डिंग और हैंकॉक को मैं पर्सनली ड्रॉप नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बड़ी लीग खेल रहे हो ना, स्मॉल लीग में गलती से भी ये गलती मत कर लेना, बड़ी लीग में ट्राई कर लेना बेथ मोनी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर समझ लीजिए वो 30 रन भी बना देती हैं, और शायद ये कीपिंग नहीं करेंगी, शायद रेडमैन कीपिंग करेंगी, अगर वो 30 रन भी बना देती हैं तब भी 9.5 क्रेडिट की वर्थ वो नहीं देंगी, ठीक है। उसके जगह पर अगर कोई बॉलर यहाँ पे समझ लीजिए 1 विकेट भी ले लेती है ना, तब भी इकोनॉमी बोनस या फिर मेडन के कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ बोनस वगैरह लेके वो ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करके देंगी, ठीक है। और ये फिक्सचर यही कह रहा है कि ये लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा है, तो बॉलर्स बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना, यही मैं कहना चाहूँगा। कैप्टन भास्कर में चॉइस की बात करें, जोनासन सभी के कैप्टन हैं, मेरे लिए भी कोई नेगेटिव बात नहीं है इनको ना बनाने का, आप बना सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए लोग बेथ मोनी के साथ जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इनको नहीं बनाओ, और ये मैं कह सकता हूँ कि अगर बनाएंगे तो सिर्फ ये बैटिंग से ही जो है आपको पॉइंट देंगे, ठीक है, ये चीज़ याद में रखना। बाकी अगर आपको सेफ रखना है तो ओसबॉर्न जो ओवरऑल मतलब कैनबेरा में अच्छी रिकॉर्ड होल्डर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, और ग्रेस हैरिस, ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए हैं, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में भी सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।